टॉपिक है वो है कार्मिक प्रशासन। क्या है? कार्मिक प्रशासन। चलिए, कार्मिक प्रशासन ये जो है ये प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से दोनों रूप से इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी कार्मिक प्रशासन को डाला गया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से कार्मिक प्रशासन। देखिए, कार्मिक प्रशासन होता क्या है पहले समझिए। कार्मिक प्रशासन का मतलब क्या है? ठीक है, कार्मिक प्रशासन का मतलब कार्मिक का अर्थ है कर्मचारी हो रहा है। क्या हो रहा है? कर्मचारी हो रहा है। ठीक है, जो काम करते हैं, जो लोक सेवा में लगे हुए हैं, लोगों के कल्याण के लिए जो पद में बैठे हुए हैं, वही कार्मिक है। ठीक है, तो कार्मिक प्रशासन कहने का मतलब है कि कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत हम लोग कर्मचारियों के प्रशासन का अध्ययन करेंगे। कर्मचारियों के प्रशासन का अध्ययन करने मतलब कि कर्मचारियों का वर्गीकरण कैसे होता है, कर्मचारियों का भर्ती कैसे होता है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण कैसे होता है, कर्मचारियों का पदोन्नति कैसे होता है, कर्मचारियों का सेवा शर्तें क्या है, और कर्मचारियों के लिए डिसिप्लिन यानी अनुशासन क्या है। ये सभी का अध्ययन हम पढ़ेंगे कार्मिक प्रशासन के अधीन। तो कार्मिक प्रशासन का जो क्षेत्र है, क्या क्या अध्ययन होगा, पहले ये दिमाग में सेट कर लीजिए। तो कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत कर्मचारियों के वर्गीकरण, कर्मचारियों के भर्ती, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, ठीक है, आइए, और फिर कर्मचारियों के पदोन्नति, कर्मचारियों के सेवा शर्तें, और फिर कर्मचारियों के अनुशासन। ये सारा का जो अध्ययन है वो हमारा कार्मिक प्रशासन में है। पिछले बार जेपीएससी में इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ प्री में, जो 16 का जेपीएससी में कार्मिक प्रशासन से। ठीक है, तो कार्मिक प्रशासन याद रख लीजिए। कार्मिक प्रशासन का अर्थ है कर्मचारियों के प्रशासन से, और कार्मिक प्रशासन के सरोकार में कर्मचारियों के वर्गीकरण, कर्मचारियों के भर्ती, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, कर्मचारियों की पदोन्नति, कर्मचारियों की सेवा शर्तें और कर्मचारियों के अनुशासन का वर्णन इसमें आएगा हमारा, किसमें? कार्मिक प्रशासन। एक बार यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्मिक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करें। तो कार्मिक प्रशासन के जो पहलू है वो तो हमें बता दिए, उसी का पूरा डिस्क्राइब करना था कि भाई कर्मचारियों का वर्गीकरण कैसे होता है, उसकी भर्ती कैसे होता है। सारा का भर्ती प्रक्रिया अलग अलग है। ठीक है, भारत में किसी का जो भर्ती है वो डायरेक्ट साक्षात्कार के माध्यम से होता है, किसी का भर्ती है वो रिटेन एग्जाम भी होता है, साक्षात्कार भी होता है, और फिर किसी का भी जो है वो रिटेन में 2-3 टाइप का है। पहले प्री है, फिर मेंस है। मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, फिर क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव टाइप का है, उसके बाद आपका स्किल एवं पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है, तो ये भर्ती का ये टाइप हुआ। योग्यताएं सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो इसका हमें अध्ययन करना है किसमें? कार्मिक प्रशासन में। ठीक है, कार्मिक प्रशासन की जो अवधारणा शुरुआत हुआ है, ये भारत की शुरुआत नहीं है। देखिए, लोक प्रशासन में जितने भी अवधारणाएं शुरुआत हुए हैं वो संभवतः जो है वो अमेरिका से शुरुआत हुए हैं। ठीक है, लोक प्रशासन एक नवीनतम सब्जेक्ट है ना, ये हमारा विकसित हुआ है अमेरिका से। अमेरिका से फिर जो है यूरोप के कई कंट्रियों ने इसको अपनाया। भारत में भी लोक प्रशासन को अपनाया गया। हम बताए थे कि भारत में पहली बार नागपुर विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का अध्ययन शुरुआत हुआ। एमपी शर्मा लोक प्रशासन के, भारतीय लोक प्रशासन के जनक हैं। भारत में जो लोक प्रशासन विषय का शुरुआत किया गया वो एमपी शर्मा के द्वारा किया गया। नागपुर विश्वविद्यालय का जो डिपार्टमेंट था लोक प्रशासन, उसके प्रथम विभागाध्यक्ष या आचार्य थे। राइट, चलिए, तो हम अभी डिस्कस करेंगे कार्मिक प्रशासन के बारे में। देखिए, कार्मिक प्रशासन में क्या क्या आएगा, पहले ये आपको स्पष्ट होना चाहिए एकदम। देखिए, कार्मिक प्रशासन का जो क्षेत्र है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे, तो पहला जो है वो हमारा कार्मिक प्रशासन में आता है क्या? वर्गीकरण। क्या आता है? वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन जो है वो कार्मिक प्रशासन का पहला चरण है। ठीक है, दूसरा जो है वो है भर्ती। क्या है? भर्ती। दूसरा क्या है? भर्ती। तीसरा जो है वो है प्रशिक्षण। क्या है? प्रशिक्षण। तीसरा क्या है? प्रशिक्षण। चौथा जो है वो हमारा है पदोन्नति। पदोन्नति समझते हैं? जी, प्रमोशन। पांचवा जो है वो है सेवा शर्तें। सेवा शर्तें में कि जो हमारा सिविल सर्वेंट अधिकारी है उनका क्या सेवा के लिए शर्त है। ठीक है, और छठा जो है वो है अनुशासन। डिसिप्लिन भी जो एक कार्मिक प्रशासन का अभिन्न अंग है।
ठीक है, ये सारा मिलके कार्मिक प्रशासन का निर्माण करते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम क्रमबद्ध ढंग से पढ़ेंगे, राइट। डिसिप्लिन बहुत अनिवार्य अंग बन गया है, ठीक है। गोरवाला कमेटी जब बनी थी भारत में, तो गोरवाला कमेटी का जो रिपोर्ट आई थी कि प्रशासन के सुधार से संबंधित, तो गोरवाला कमेटी का रिपोर्ट में पहला जो बिंदु था वो था डिसिप्लिन पर, कि लोक सेवा जो अधिकारी है उसको डिसिप्लिन सिखाया जाए। हाल में एक न्यूज इधर आया था कि लोकल क्षेत्र बड़का गांव में ही एक पुआल में आग लग गया, और वहां के लोग ने सीओ के पास फोन किया, वो गाली गलौज कर दिया, ठीक है। ये उसका यही कमी है, डिसिप्लिन नहीं है, राइट। तो ये सब गोरवाला कमेटी बना था। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछा भी गया कई एग्जामों में, उत्तराखंड सीरीज में पूछा गया है कि निम्न में से गोरवाला कमेटी के सिफारिशों को बताएं, ठीक है। क्या क्या गोरवाला कमेटी ने सिफारिश किया? सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, सेवा के लिए क्या क्या शर्त है, जैसे कि लोक सेवक जो अधिकारी होते हैं उसमें सेवा में शर्त दिया गया कि भाई आपको राजनीति से तटस्थ रहना है, ठीक है। तटस्थता की नीति पर काम करते हैं, अनामिकता के सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्रमबद्ध रूप से इसको अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए कि वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। वर्गीकरण क्या होता है, आप देखेंगे कि हमारे जो भी, आइए तो लेट से आते हैं आप लोग। वर्गीकरण क्या होता है कि हम इसमें वर्गीकरण करते हैं, पदों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है ना। वर्गीकरण करते हैं, हम अलग अलग वर्गीकरण करते हैं, और वर्गीकरण करके ही आप देखे होंगे कि लोक प्रशासन में अधिकारियों का जो है ये यहाँ पे स्केलीय श्रृंखला बन जाती है, पदसोपानीय श्रृंखला बन जाती है, ठीक है ना। कि ये अधिकारी है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो ये जो श्रृंखला बनती है वो वर्गीकरण के ही आधार पर बना हुआ है। हेनरी फ्योल ने इसको स्केलीय श्रृंखला का नाम दिया। हेनरी फ्योल कहते हैं ये स्केलीय श्रृंखला है, ठीक है ना, ये स्केलीय श्रृंखला है। और वो गैंग प्लैंक की अवधारणा विकसित की। हम पिछले क्लासों में बता चुके हैं कि गैंग प्लैंक की अवधारणा क्या है। खैर, आप देखिए, भर्ती की बात करते हैं, हम अभी संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे। भर्ती की बात कर रहे हैं तो लोक सेवकों का भर्ती होता है यहाँ पे, ठीक है। भर्ती क्यों किया जाता है? भर्ती इसलिए किया जाता है कि लोक सेवकों में जो खाली पद है उसको भरा जाए, और भरने का आधार जो है वो योग्यता आधारित होता है कि भाई जो योग्य व्यक्ति हैं उसको क्या किया जाए, चयन किया जाए, और अयोग्य व्यक्ति को छांट दिया जाए। अब वो समझ ही नहीं आता है कि वो परीक्षा ले रहा है तो बढ़िया लोग को छांटने के लिए ले रहा है कि खराब लोग को छांटने ले रहा है। तो ये भर्ती के अंतर्गत किया जाएगा। प्रशिक्षण में क्या होता है कि जिनकी भर्ती हो जाती है उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। काम की शैली बताई जाती है, उसको स्किल को डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है ना। शिक्षण, बहुत पढ़ लिख आया है, अब उसको क्या करता है कि पढ़ लिख आदमी बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेता है तो उसका मस्तिष्क और जो दिमाग होता है वो बहुत ज्यादा विकसित होता है, लेकिन उसका शारीरिक रूप से शरीर विकसित नहीं होता है, तो उसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है। आप लोग जिम जाते हैं उसमें क्या करते हैं, ट्रेनिंग है, वो हाथ पैर को थोड़ा मजबूत कर रहे हैं, मस्तिष्क तो पहले से मजबूत है ही है, तो ये ट्रेनिंग होता है। आप देखते होंगे कि जो हमारे प्रशासनिक खास करके पुलिस अधिकारी हैं उसका बड़ा लंबा और कठोर ट्रेनिंग होता है। सैनिक में जो कर्मचारी अधिकारी है उसकी ट्रेनिंग बहुत बड़ी बड़ी मोटी होती है। लोग बहुत सारे जो नए नए नवयुवक लड़के हैं वो ट्रेनिंग छोड़ के घर भाग जाते हैं, मतलब वहां छोड़ के घर आ जाते हैं, मतलब दूसरे काम करेंगे। तो ये सब प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। अब पदोन्नति में क्या है कि भाई जो प्रशिक्षण करके जिनका ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है ना, वो सेवा कोई देता है, अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोशन होता है, ठीक है ना। हर एक में देखेंगे आप, ठीक है, प्रमोशन होता है। हाँ, आप देखिए किसी भी लाइन में, सपोज दैट अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर है तो बाद में एसोसिएट हो जाएंगे, फिर प्रोफेसर हो जाएंगे। आप थाना लाइन में है तो कांस्टेबल से, कांस्टेबल से आप थोड़ा सा हो गए गैंग प्लैंक तो आप आ जाइएगा प्रभारी में आ जाइएगा, एसआई का दर्जा लीजिएगा, एसआई में फिर डीएसपी कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे ऊपर आ जाइएगा। तो ये सब पदोन्नति है, ठीक है ना। अब सेवा शर्त में क्या अध्ययन होता है कि सेवा शर्त में कि लोक सेवक जो अधिकारी है उसके लिए कुछ शर्त है। ऐसा नहीं कि हम तुमको पद में बैठा दिए हैं तो मनमाना तुम शासन करेगा और मनमाना काम करेगा, ऐसा है क्या? नहीं, उनके लिए भी कुछ शर्तें हैं और उस शर्त को आपको ध्यान में रखना है, उस शर्त को ध्यान में रह के काम करना है, ठीक है। तो ये आपको सेवा शर्त में आएगा। अनुशासन, अनुशासन बताया था कि गोरवाला समिति ने अनुशासन में बहुत ज्यादा जोर दिया। डिसिप्लिन कहने का मतलब है कि जो सेवक है उसको अनुशासन में रहना है, ठीक है ना, कैसे बात करना है लोग से, कैसे रिगार्ड करना है, ठीक है ना। और अनुशासन का मतलब सिर्फ व्यवहार से नहीं है, आपको काम करने की शैली से भी है, ठीक है ना, कि आप कितना जनता के प्रति ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब अनुशासन में आएगा, ठीक है। तो हम आज क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण पर बात करते हैं, ठीक है। आप इस चीज को समझना है पहले आपको कि ये चीज का अध्ययन है हमारा कार्मिक प्रशासन में, ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल से चलते हैं। पहला जो है
हमारा क्या वर्गीकरण। थोड़ा सा हम टेलर दे दिए आप लोग को, आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए वर्गीकरण देखिए, वर्गीकरण कार्मिक प्रशासन का पहला चरण है। वर्गीकरण क्या होता है हम संक्षिप्त बता चुके हैं। वर्गीकरण यहाँ पे भारत में वर्गीकरण जो है वो है पदक्रम वर्गीकरण। मतलब भारत में जो वर्गीकरण लोक सेवकों का जो वर्गीकरण का जो सिद्धांत को लिया गया है, मिस्टर अभी लिखिए मत, हम सारा लिखा देंगे, अभी यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना, हम सारा लिखा देंगे, ठीक है। पदक्रम वर्गीकरण को अपनाया गया भारत में, जो लोक सेवकों का जो पद में जो है उन लोगों का जो वर्गीकरण के लिए जो सिद्धांत अपनाया गया है वो अपनाया गया है पदक्रम वर्गीकरण। क्या अपनाया गया है? पदक्रम। देखिए वर्ल्ड में, विश्व के भी जितने कंट्री हैं, ठीक है ना, उसमें वर्गीकरण के लिए दो आधार है। एक पदक्रम वर्गीकरण, पहला क्या है पदक्रम वर्गीकरण, और दूसरा जो है वो है दायित्व वर्गीकरण। दो टाइप के ही वर्गीकरण है, ठीक है ना। वर्ल्ड में, विश्व में जितने भी लोक प्रशासन के क्षेत्र हैं उसमें दो ही प्रकार के वर्गीकरण है, एक है पदक्रम वर्गीकरण और दूसरा क्या है उत्तरदायी वर्गीकरण। पदक्रम वर्गीकरण जस्ट इसका उल्टा है उत्तरदायी वर्गीकरण। भारत, ब्रिटेन, सिंगापुर जैसे कंट्री जो है वो पदक्रम वर्गीकरण को अपनाया है। अमेरिका जैसे कंट्री जो है वो दायित्व या उत्तरदायित्व वर्गीकरण को अपनाया है। अब पदक्रम वर्गीकरण क्या होता है, क्वेश्चन में आ जाएगा कि वर्गीकरण के कितने प्रकार है, दो प्रकार है, कौन कौन। पहला पदक्रम वर्गीकरण, दूसरा दायित्व वर्गीकरण। कोई जरूरी नहीं है इसमें उल्टा पुल्टा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पदक्रम वर्गीकरण मतलब क्या हो गया कि देखिए, पदक्रम मतलब हुआ कि लोगों को पद के अनुसार वर्गीकरण करना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें काम का वर्गीकरण नहीं है, लोगों का वर्गीकरण है, कर्मचारियों का वर्गीकरण है। तो जिस देश में पदों के लिए व्यक्तियों के आधार पे, कार्मिकों के आधार पे जो वर्गीकरण किया जाता है तो वो पदक्रम। देखिए पदक्रम, पद अरे क्रम मतलब समझ रहे हो, पद के अनुसार वर्गीकरण करना, सीढ़ीनुमा जो बना हुआ उसके अनुसार वर्गीकरण करना। तो भारत में पदक्रम वर्गीकरण को अपनाया गया। अलग अलग कंट्री में दायित्व वर्गीकरण, दायित्व वर्गीकरण करने मतलब है कि आपके दायित्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, आपके काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। आपको पद को नहीं देखा जा रहा है, आपके वर्क को देखा जा रहा है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके आधार पर आपको वर्गीकरण कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में सुना गया। तो भारत में क्या है पदक्रम वर्गीकरण। पदक्रम वर्गीकरण मतलब कि यहाँ पे पदों का वर्गीकरण किया गया है, ना कि कामों को, राइट। इस भारत में जो पद वर्गीकरण जो चल रहा है, ठीक है ना, वो हमारा 1930 का लोक सेवा नियम के तहत चल रहा है और इसी के तहत वर्गीकरण को नियंत्रित किया जा रहा है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत में जो वर्गीकरण की जो अवधारणा चल रही है वो किस नियम के तहत चल रही है। तो 1930 का लोक सेवा नियम बनाया गया था, इसी नियम के तहत जो है वो वर्गीकरण को नियंत्रित किया जा रहा है। मतलब यही नियम के तहत भारत में पदों का वर्गीकरण किया जा रहा है, जो कि पदक्रम वर्गीकरण है। अब तो जानते हैं कि भाई 1930 का लोक सेवा नियम क्या है, जिसके अंतर्गत हमारा वर्गीकरण को नियंत्रित किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसको समय समय पर परिवर्तन भी किया जा रहा है, इसमें लेटेस्ट वर्जन लाया जा रहा है इसको परिवर्तन करके, ठीक है ना। लेकिन नियम यही है, 1930 का लोक सेवा नियम के तहत ही वर्गीकरण किया जा रहा है। अब देखिए 1930 का लोक सेवा नियम क्या है जिसके तहत भारत में पदों को वर्गीकरण किया गया है। आप लोग कभी सुने होंगे कि ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, वो कौन सी है, पद का वर्गीकरण है, यस सर, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए क्या क्या वर्गीकरण हम करते हैं। देखिए पहला पद का वर्गीकरण कर रहे हैं, पहला अखिल सेवाएं, अखिल सिविल सेवाएं, पहला क्या है अखिल सिविल सेवाएं। देखिए ये पहला है। भारत में पद में सबसे जो पहला पद है, ठीक है, वो अखिल सिविल सेवाएं। क्या है ये अखिल सिविल सेवाएं, ठीक है। ये पदों का वर्गीकरण का पहला है अखिल सिविल सेवाएं, ठीक है। ये वर्गीकरण है पद का। दूसरा जो है वो है केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सिविल सेवा ग्रुप 1, ग्रुप ए। क्या है केंद्रीय सिविल सेवा ग्रुप ए। तीसरा जो आएगा केंद्रीय सिविल सेवा ग्रुप बी। क्या आएगा ग्रुप बी, ठीक है, ये तीसरा। चौथा जो आएगा
वो है केंद्रीय सिविल सेवा ग्रुप सी। पांचवा जो आएगा वो है केंद्रीय सिविल सेवा ग्रुप डी। राइट, ये समझ आ गया आपको? ये सारे सेवा का वर्गीकरण है, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो आपका छठा आ जाएगा केंद्रीय सचिवालय सेवाएं। ये भी आपका आ जाएगा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ये सारा आ जाएगा केंद्रीय सचिवालय सेवाएं, ठीक है। सातवां जो आपका आएगा वो आएगा विशेषज्ञ सेवाएं। इसमें ग्रुप ए बी सी डी नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जिसमें ए बी सी वर्गों में विभाजित नहीं किया गया, ये हमारा है विशेषज्ञ सेवाएं। ठीक है, आपको डिस्क्राइब करेंगे, पहले समझ लीजिए। उसके बाद आपको जो आएगा वो आएगा राज्य सेवाएं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ये इतना प्रकार भारत में वर्गीकरण किया गया है पदों का, ठीक है ना। और ये जो हमारा जो वर्गीकरण है वो 1930 के लोक सेवा नियम से नियंत्रित हो रहा है। तो इतने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, आप समझ सकते हैं। पहला अखिल सिविल सेवा है, तो अखिल सिविल सेवा क्या है जिसमें वर्गीकरण किया गया है? हाँ, हम बताए थे अखिल सिविल सेवा क्या है। भारत में कितने अखिल सिविल सेवा भी है? 3 है। भारत में 3 अखिल सिविल सेवा है, IAS, IPS और IFS। IFS को बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1978। बड़ा छात्र है, बताइए। अखिल सिविल सेवा के रूप में IFS भारतीय वन सेवा को कब जोड़ा गया? हम बता चुके, इसलिए पूछ रहे हैं। बताए नहीं बताए? बताए। देखिए 1966 में जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया? 1966 में, 66 में, ठीक है ना। तो अखिल सिविल सेवा क्या होते हैं कि जिसका स्तर जो है वो अखिल स्तर पे होता है, संपूर्ण भारत स्तर पे होता है, वो अखिल सिविल सेवा कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? अखिल सिविल सेवा। तो पहला ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि IAS हो गया, IPS हो गया और IFS हो गया। ये 3 अखिल सिविल सेवा है। ये सेवा में जो आएगा वो अखिल सिविल सेवा कहलाएगा। और इसका जो एग्जाम होती है वो UPSC कनेक्ट करवाती है। कौन करवाती है? UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। अब तक बताओ छात्रा लोग, तुम्हें लोग बताओ, बता चुके हैं कि UPSC की स्थापना कब हुई है? लोक प्रशासन पढ़ रहे हो तो ये जानना जरूरी है। झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ है? 2002 में। बताओ। 2002 में हुआ है। हाँ, और UPSC का 1950। देखिए UPSC का जो स्थापना हुआ है संघ लोक सेवा आयोग, वो हुआ 1926 में, ठीक है ना। ली आयोग के सिफारिश पे भारत में UPSC की स्थापना हुई है, ठीक है ना। UPSC दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर। चलिए आगे देखें। यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं देते इसका मतलब, ठीक है ना। चलिए, तो अखिल सिविल सेवाएं कितने हैं? 3 है। अगला है केंद्रीय सिविल सेवा ग्रुप ए। देखिए केंद्रीय सिविल सेवा क्या होता है, जैसे कि बहुत लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो IFS है वो हमारा अखिल सिविल सेवा नहीं है, केंद्रीय सेवा है। उनका भी कहना सही है। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करता है कि IFS का मतलब 2 होता है। एक होता है भारतीय वन सेवा और दूसरा होता है भारतीय विदेश सेवा, ठीक है ना। तो भारतीय जो वन सेवा है वो अखिल सिविल सेवा है, लेकिन भारतीय जो विदेश सेवा है वो हमारा केंद्रीय सिविल सेवा ग्रुप ए में आता है, राइट। और इसी का जो है केंद्रीय सिविल सेवा में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में आता है। जैसे अब रेलवे का जो फॉर्म भरते हैं तो केंद्रीय सेवा में आएगा, राइट। जैसे रेलवे जो अधिकारी जो है रेलवे सेवाएं हैं, तो रेलवे सेवाएं भी ग्रुप ए में आता है। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, किसी जोन का जो हेड होते हैं, महानिदेशक होते हैं, वो ग्रुप ए में आएंगे। लेकिन एक कर्मचारी जो 4th ग्रेड का कर्मचारी जो होता है वो ग्रुप डी में आता है कि नहीं आता है? तो ये आएगा किसमें? केंद्रीय सिविल सेवा ग्रुप डी में आएगा। वो भी सिविल सेवा की तरफ से है, ठीक है। तो केंद्रीय सेवा सिविल सेवा में क्या होता है कि जो सेंट्रल स्तर पे पूरे भारत में जिसका वर्चस्व है, और उसमें भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में बांटा हुआ है, राइट। इसमें आगे अब देखिए केंद्रीय सचिवालय सेवाएं। केंद्रीय सचिवालय सेवाएं में क्या होता है कि सेंट्रल स्तर पे जो बड़े बड़े विभाग हैं जो सचिवालय का काम करते हैं उसमें सेवा देने का काम, जैसे लोकसभा में काम करना, राज्यसभा में काम करना, राज्यसभा का महासचिव बनना,
ठीक है ना, राज्यसभा का सलाहकार बनना, ये सब जो आएगा ये केंद्रीय सचिवालय समय में आएगा। विधानसभा में बनोगे तो ये नहीं आएगा, ये राज्य वाला में आएगा, ठीक है ना। तो ये केंद्रीय सचिवालय समय आए, इसका भी ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, ठीक है ना। यदि कोई राज्यसभा में कोई लिपिक का काम करता है तो ग्रुप डी में आएगा वो, ठीक है ना, ग्रुप डी में आएगा। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो कौन सा सेवा है, ग्रुप ए का है कि बी का है कि सी का है कि डी का है, ग्रुप ए का है, राइट। राज्य सेवाएं ग्रुप ए का है। बताइए आप लोग राजपत्रित अधिकारी का तैयारी कर रहे हैं। खैर आगे देखिए, ये हो गया सचिवालय सेवाएं ग्रुप ए, बी, ग्रुप बी, सी, डी। अगला देखिए विशेषज्ञ सेवाएं। विशेषज्ञ सेवाएं क्या होते हैं? विशेषज्ञ सेवाएं का जस्ट यहाँ पे उल्टा होता है कि सामान्य सेवाएं और विशेषज्ञ सेवाएं। भारत में काफी लंबा एक बार डिबेट चला, सामान्य बनाम विशेषज्ञ। सामान्य बनाम विशेषज्ञ कहने मतलब है कि जो सामान्य हैं वो हमारे आईएएस, आईएफएस जो भी है हमारे अधिकारी, सिविल सर्जन जो इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना, ये सब आते हैं सामान्य में। और विशेषज्ञ में जो आते हैं जो किसी पर्सनल विभाग, किसी पर्सनल चीज में दक्ष है। कहने मतलब है सपोज दैट हम एक आईपीएस हैं तो हम आएंगे सामान्य में, और आप एक चिकित्सा अधिकारी हैं, चिकित्सा सेवा मानते हैं, तो आ जाएंगे विशेषज्ञ में, जिसके पास पर्सनल एक टेक्निकल नॉलेज है, राइट। वो एग्रीकल्चर में हो सकता है, डॉक्टर में हो सकता है, इंजीनियर में हो सकता है, राइट, ठीक है ना। तो ये सब आया किसमें? विशेषज्ञ में। वो पर्सनल चीज का विशेषज्ञ है। डॉक्टर जो होते हैं वो विशेषज्ञ सेवा में आते हैं। आप देखिएगा कि डॉक्टर की जो शाखा हम डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर के बाद भी जो कई शाखा है, एक नेत्र विभाग विशेषज्ञ है, एक बाल विभाग विशेषज्ञ है कि नहीं। तो अलग अलग विभाग विशेषज्ञ मतलब वो अपने डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ है, तो उसको विशेषज्ञ बोलेंगे। तो विशेषज्ञ सेवाएं भी आता है, इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, डी नहीं है, सब ये लोग ग्रुप ए का होता है, स्पेशल है, ये सिर्फ विशेषज्ञ है, राइट, समझा गया। चलिए अगला देखिए, राज्य सेवाएं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी, ठीक है ना, आप जान रहे हैं, जस्ट ऐसा ही है, राज्य स्तर का ये, ठीक है ना, राज्य स्तर का है। अब इसमें से भी ग्रुप ए का भी है, ग्रुप बी का है, सी का भी है, डी का भी है, ठीक है ना। आप देखिए होंगे कि झारखंड में जो है दो तरह के कमीशन है। एक मुख्य रूप से दो तरह का कमीशन है झारखंड में जो नियुक्ति का काम करता है, नियुक्ति करवाने का काम करता है। एक है जेपीएससी और दूसरा है जेएसएससी, ठीक है ना। हाँ ठीक बता रहे, गलत बता रहे? सही बता रहे। जेपीएससी जो है वो मुख्य रूप से क्या करता है कि बड़े बड़े पदों पर वर्गीकरण करता है, ठीक है। यदि सरकार उसको कह दे कि भैया तुमको ये चिक भी एग्जाम करवाना है तो हो सकता है करवा दे, लेकिन मुख्य रूप से जो उनका बड़े सेवाएं है उसको भर्ती करवाना है। जैसे झारखंड में जेपीएससी क्या क्या एग्जाम करवाता है बताइए तो? वीडियो, सीओ, डीएसपी, अरे सर एक ही बार बोलो, वीडियो, सीओ, डीएसपी ये सब बोलेगा सर, एक ही चीज हो गया ना। सर जेपीएससी जो है ना, हाँ। विशेषज्ञ सेवाएं के तहत जो आते हैं उन लोग का भी एग्जाम जेपीएससी ही लेता है। एकदम राइट। अभी इंजीनियर का एग्जाम होने वाला है भारत में, झारखंड में इंजीनियर सेवा का एग्जाम जेपीएससी ले रही है, राइट, मतलब बड़ा सेवा है। फिर प्रशासनिक सेवा में जितना आएगा, सिविल सेवा, असैनिक जिसको बोलते हैं, बड़ा सुंदर वर्ड, असैनिक परीक्षा जो अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसका भी एग्जाम जेपीएससी करवाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रुप ए में आता है उसका भी एग्जाम जेपीएससी करवाता है झारखंड में, ठीक है ना। तो वो जो सेवा आयोग है वो झारखंड लोक सेवा आयोग है, उसका एग्जाम करवाता है। दूसरा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, वो कर्मचारियों का करवाता है, ठीक है। दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि जिसको जेएसएससी मुख्य रूप से जिसका एग्जाम करवाता है उसके लोग को कर्मचारी बोलते हैं, कर्मचारी, इसलिए कर्मचारी चयन आयोग उसका नाम है, ठीक है ना। आज जो जेपीएससी करवाता है उसको अधिकारी बोलते हैं, सारा अधिकारी है। प्रोफेसर लोग भी अधिकारी ही है, उसको गजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। वो जो होते हैं वो ये कमिश्नर के बराबर होते हैं, मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, मजिस्ट्रेट के पावर तक होते हैं वो लोग, प्रोफेसर लोग। तो उसका एग्जाम भी जेपीएससी करवाता है, ठीक है ना, झारखंड में। तो आप पहले ये चीज को समझ जाइए कि ये सारे जो होते हैं उसके अधीन क्या क्या आएंगे, ये समझ में आ गया आप लोग, ठीक है ना। हाँ, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मिटाते हैं, आगे बताते हैं। सर इसको डिफाइन कीजिएगा। हम डिफाइन कर देंगे। सर एक चीज और पूछना चाहिए। हाँ बोलिए। जैसे आईएफएस और आईएफएस को दो वर्ग में जैसे बताएं, एक होता है वन वाला, वन, हाँ, और एक बताएं जो है विदेशी, विदेश वाला। तो ये मतलब एक ही पोस्ट रहता है, इसका दो जगह इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है, या फिर इसका कैटेगरी है ये? हाँ देखिए क्या हम बताएं, एक आईएफएस, ठीक है ना, ठीक है, आईएफएस इसका मतलब यहाँ पे जो निकल रहा है वो दो निकल रहा है। एक जो निकल रहा है वो है भारतीय वन सेवा। क्या निकल रहा है? भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा। और दूसरा जो निकल रहा है वो निकल रहा है भारतीय विदेश सेवा,
विदेश सेवा। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, राइट। उसके बाद भारतीय विदेश सेवा, इंडियन क्या, हाँ फॉरेन सर्विस, ठीक है ना। तो भारतीय विदेश सेवा। आप हिंदी में देखेंगे तो भारतीय वन सेवा जो है, भारतीय जो वन सेवा है ये अखिल सिविल सेवा है, अखिल सिविल सेवा, ये अलग पद है, ठीक है ना, ये अखिल सिविल सेवा में। और भारतीय जो विदेश सेवा है ये अलग सेवा है जो कि केंद्रीय सिविल सेवा ग्रुप ए में आएगा ये, ठीक है। ये जो है इसको बाद में सिविल सेवा के रूप में 1966 में बाद में जोड़ा गया, राइट, 1966 में बाद में जोड़ा गया। और ये जो है ये शुरुआत से ही है, सिविल सेवा में शुरुआत से ही है, जो कि ग्रुप ए में आता है, ठीक है। आगे चले हम, चलिए अभी लिखने पर किसी जोर नहीं देना है, अभी समझिए ना, लिखा बहुत है, बहुत सागर लिखा हुआ है, हमको यहाँ लिखना है, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, अभी सारे दिमाग में रखेंगे, आप लोग पूछेंगे। ये जो भारतीय वन सेवा है, हाँ। ये जो फॉरेस्टर वगैरह जो होते हैं, हाँ, इसी के अंतर्गत, हाँ, हाँ, जो डीएफओ वगैरह जो बोला, हाँ, राइट। और ये विदेश सेवा तो जान रहे थे, लेकिन ये वाला नहीं जान रहे थे। चलिए, तो वर्गीकरण कैसे किए भारत में आप देख लिए। 1930 का लोक सेवा नियम के तहत वर्गीकरण को नियंत्रित किया जा रहा है, राइट। अब इस प्रकार से पदों का वर्गीकरण किया। दूसरे आधार पे हम पदों को वर्गीकरण करें, ये तो एक आधार जो कि मेन है। यदि दूसरे आधार पे हम पदों को वर्गीकरण करें तो दो आधार आपके पास सामने आएगा, राजपत्रित और अराजपत्रित। ये भी पदों का वर्गीकरण है, राजपत्रित और दूसरा अराजपत्रित। राजपत्रित क्या होता है, अराजपत्रित क्या होता है, सिंपल में समझ लीजिए कि राजपत्रित जो पद है वो सारे पदों में बैठे हुए लोग को हम अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, राइट। और अराजपत्रित है उसके पदों में बैठे हुए लोग को हम कर्मचारी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं। राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं उसका नियुक्ति, उसकी भर्ती, उसकी पदोन्नति, उसकी सेवा शर्तें, उसके हस्तांतरण, ये संबंधित जो है वो सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। राजपत्र के विशेष जो है वो पत्र में प्रकाशित करके उसको किया जाता है, इसलिए वो राजपत्रित होते हैं। और अराजपत्रित में राज के लिए कोई, राज जो है सरकार जो है पर्सनल उसके लिए कोई पत्र के माध्यम से उसको नहीं करता है, ठीक है ना। तो दोनों में ये अंतर है। अब सिंपल में बांट लीजिए ना, अधिकारी कर्मचारी, तुम अधिकारी कर रहे हो कि कर्मचारी कर रहे हो, अधिकारी कर रहे हो, आप सभी अधिकारी कर रहे हैं, तो राजपत्रित हो गया है, ठीक है। गजेस्टेड जिसको बोलते हैं, गजेस्टेड ऑफिसर, ठीक, गजेस्टेड, तो राजपत्रित होता है, ठीक है। आप गौर कीजिएगा तो आप ध्यान देंगे कि सरकार के राजपत्र जारी किया गया, ठीक है ना। तो वो इस आधार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं, दो आधार से। लेकिन जो मेन है जो भारत में पालन हो रहा है, ठीक है ना, जो पदों का वर्गीकरण करने के लिए जो अभी बताया लंबा थोड़ा वो सारा है, ये क्लियर है। चलिए भारतीय वर्गीकरण मेरा कंप्लीट, वर्गीकरण कंप्लीट। चलिए किसी के ऊपर डाउट नहीं, आगे चलते हैं। वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। चलिए वर्गीकरण के बाद क्या था, भर्ती, राइट। दूसरा क्या है, भर्ती। कार्मिक प्रशासन का जो क्षेत्र है दूसरा वो क्या है, भर्ती, भर्ती, ठीक है। देखिए भर्ती का मतलब क्या होता है, भर्ती का मतलब है कि लोक सेवक को, जो लोक सेवा जो है उसमें खाली पदों को भरना, जो रिक्त पद है उसको क्या करना, भरना। ये जो प्रक्रिया जो होती है वो भर्ती कहलाता है। और भर्ती एक जटिल प्रक्रिया है जो कई चरणों से होकर गुजरता है तब ये संपन्न होता है भर्ती। आप भर्ती के लिए भी अभी भर्ती के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। भर्ती के लिए आप देखो ना, भर्ती कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। पहले फॉर्म आया, फॉर्म भरे, फिर आयोग तरह से छटनी करेगा, जिसका फॉर्म खराब होगा उसको फेंक देगा। उसके बाद फिर है तुमको आमंत्रित करेगा एग्जाम के लिए, एग्जाम लिखोगे, उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद जो है, हाँ जो भी है रिजल्ट, मतलब परीक्षा में जो भी चरण है वो सारा हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद तुम्हारा नियुक्ति भर्ती होगा, ठीक है। ये तो संवैधानिक और सरकारी प्रोसेस है।
लेकिन अभी भ्रष्ट प्रोसेस चल गया है। परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद फिर 3-4 चुनाव जुड़ गया है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, विद्यार्थी सब धरना दो, हड़ताल करो, ठीक है ना, बस रोको, सरकार से मिलो, एक दल जाके सरकार को सौंपो कि हम लोग 2006 से भरे हुए हैं, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकला है। ये एक लंबा प्रक्रिया है, भर्ती के बाद का ये है, ठीक है ना, परीक्षा के बाद, ठीक है। अब रिजल्ट भी दे दिया, पता चला नियुक्ति नहीं दिया है, उसके लिए फिर बड़ा आंदोलन करो पूरा, ठीक है ना, पूरा पारा टीचर जाके पूरा आंदोलन के मार भी खाया। वो सब भर्ती का चरण है सर, ठीक है, उसके बाद वहां भी सब खत्म नहीं होता है, आगे जा कोर्ट भी जाओ, नहीं माना तो कोर्ट भी जाओ, कोर्ट में अपील करो, वो करो, बाद में पता चला कि भर्ती का अंतिम प्रक्रिया वहां समाप्त हुआ जब कोर्ट कह दिया कि इसको रद्द करो। ठीक है, आप भर्ती संपर्क करेंगे, पता चला कि रद्द करो, तभी तुम खाली बैठेगा, नहीं तुम खाली नहीं बैठे वाला है नहीं। ये सब जो भ्रष्ट प्रक्रिया है बड़ा लंबा चौड़ा है। आज जो विद्यार्थी सब जो तैयारी कर रहे हैं उस पर आशा को पर पानी फेरने का काम जो है भारत में बड़ा आयोग है वो कर रहा है। ये सही बात है, गलत बात है? एकदम सही बात है। कितने दिन के बाद एग्जाम हो रहा है, एग्जाम हो भी गया तो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ भी गया तो नियुक्ति नहीं हुआ। अरे बड़ा एक सवाल, नियुक्ति भी हो भी गया ना तो पता चला है कि 3 साल से वेतन नहीं मिला। ये भी एक सवाल है कि नहीं? पता चल रहा है कि पारा टीचर लोग जो हैं वो दूसरा से उधार लेके काम चला रहे हैं, ठीक है ना। समिति वाला घर में गांव में जो कमेटी चलता है नहीं अब कर नहीं देंगे पैसा, वो बड़ी पहले लिया है, ठीक है ना। इस तरह का मतलब प्रोसेस चल रहा है, बड़ा लंबा चल रहा है। खैर क्या देखिए, भर्ती का मतलब हो गया कि पदों में जो खाली पद है उसके भरने से भर्ती का 2 अर्थ हो सकते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। भर्ती का सकारात्मक और नकारात्मक 2 पहलू हैं। आप इसको किस आधार पर देखते हैं? यदि आप इसको नकारात्मक आधार पर देखते हैं इसका मतलब हो गया कि पद में जाने के लिए, भर्ती के लिए आप अयोग्य व्यक्ति हैं। मतलब कमीशन जो है ये जानना चाहती है कि आप अयोग्य है या नहीं। यदि आप अयोग्य नहीं है, यदि आपका छटनी होता है तो भर्ती का वो नेगेटिव नेचर है, ठीक है। और पॉजिटिव नेचर कहने मतलब है कि योग्य व्यक्ति को चयन करना, ठीक है ना, योग्य व्यक्ति का चयन करना। तो ये भर्ती का ये 2 तरह का नेचर हो गया, ठीक है ना। आप देखिए भारत में क्या है, भारत में जो है वो 2 तरह के हैं भर्ती का टाइप यहाँ पे 2 तरह के हैं। क्या है? 2 तरह के। भर्ती का यहाँ जो प्रकार है वो 2 तरह है, 2 पद्धति कह सकते हैं, राइट। 2 पद्धति, 2 मेथड है भर्ती का, एक प्रत्यक्ष मेथड और दूसरा क्या हो गया? अप्रत्यक्ष मेथड, ठीक है। एक प्रत्यक्ष मेथड और एक अप्रत्यक्ष मेथड। भर्ती के 2 मेथड यहाँ अपनाए गए, 2 पद्धति। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मेथड में क्या है कि जो पदों के भर्ती के लिए एकदम सीधे प्रत्यक्ष रूप से भर्ती होती है उसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि कहने मतलब एकदम मार्केट से उठाना, एकदम बाजार से उठाना, खुली प्रतियोगिता के आधार पे जब अधिकारियों या कर्मचारियों की भर्ती की जाती है तो वो भर्ती का जो मेथड है हम उसको कहते हैं प्रत्यक्ष भर्ती, जैसे अभी हो रहा है, राइट, कि एकदम खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती हो रहा है। आप सुने होंगे सीधी भर्ती, यही है सीधी भर्ती, सीधी भर्ती यही है, राइट। प्रत्यक्ष भर्ती कि सीधे तौर पर भर्ती कर लेना, राइट। अगला जो अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष जो विधि है, अप्रत्यक्ष भर्ती है, उसके तहत क्या आता है? उसके तहत आता है कि खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती नहीं बल्कि अंदर से भर्ती, ठीक है। अब देखिए इसको और दूसरे भाषा में बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाहरी भर्ती और इसको बोलते हैं अंदरी भर्ती। हाँ, आंतरिक भर्ती कहने मतलब है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा पे नहीं होगा, जो पहले अधिकारी कर्मचारी बन गए हैं उन्हीं लोग से फिर क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगा और वहीं से चयन करके भर्ती पूरा किया जाएगा। रियल में ये भर्ती का टाइप नहीं है, ये दोगलापन भर्ती कहा जाता है इसको। हाँ, भारत के कई प्रशासनिक विचारक जो हैं इसको दोगलापन भर्ती कहें। दोगलापन भर्ती इसलिए किए कि भर्ती के नाम पे ही खाली छलावा है। छलावा करने मतलब है कि पहले जो अधिकारी कर्मचारी है उसी से भर्ती किया जाता है। ये पदोन्नति का टाइप है, ये प्रमोशन है, रियल में भर्ती नहीं है। ये क्या है? प्रमोशन है। तो भारत में 2 प्रकार के भर्ती दोनों को यूज किया जाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। सीधी भर्ती इसको कह सकते हैं, सीधी भर्ती, ठीक है ना। ये असीधी भर्ती, ये जो है वो बाहरी भर्ती, ये आंतरिक भर्ती, ठीक है। तो अभी जो किया जा रहा है ये आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा? प्रत्यक्ष भर्ती। अब देखिए आप सिविल सेवा में भी अप्रत्यक्ष भर्ती को अपनाया जाता है। आप देखते होंगे कि को पहले थाना प्रभारी था, ठीक है ना, तो वो बाद में पता चला डीएसपी बन गया, डीवाईएसपी बन गया, तो कौन चीज होगा? ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष भर्ती,
तो भर्ती का प्रमोशन ना होता है। हाँ, तो ये प्रमोशन ही है। प्रमोशन भी ये जो पता है ना भी, ये अप्रत्यक्ष भर्ती के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो भर्ती का 2 पद्धति समझ आ गया आपको। चलिए, भारत में जो भर्ती की जो प्रणालियां हैं, वो जो हमारा है वो है योग्यता आधारित भर्ती। क्या है? जो इसका योग्यता आधारित भर्ती, योग्यता आधारित भर्ती। भर्ती का जो लिया गया है, मानक जो लिया गया भारत में, वो योग्यता आधारित भर्ती लिया गया है, ठीक है ना। जिसके पास योग्यता होगा वो भर्ती में शामिल होगा और वो चयन होगा, ठीक है। हम पहले क्लास में बताए थे कि अमेरिका में भर्ती का जो शुरुआत में आधार था वो था लूट प्रणाली, राइट। लूट प्रणाली, लूट प्रणाली कहने मतलब है कि जिसकी सत्ता है, जिस पार्टी की सरकार है, उसके मंत्री लोग हैं, वो पद को लूट के आपन व्यक्ति को दे दिए। साली को बना दिया शिक्षा मंत्री, ठीक है ना, या भी शिक्षा अधिकारी। तो ये जो लूट के माध्यम से जो पद में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उसका जो शासक बैठे हुए हैं, वो सारे शासक क्या करते हैं, पदों को लूट लेते हैं और आपन व्यक्ति में बांट देते हैं। ये वो लूट प्रणाली। ब्रिटेन में बहुत दिनों तक चला संरक्षण प्रणाली, संरक्षण प्रणाली। फ्रांस में बहुत दिनों तक चला पद पुरस्कार प्रणाली। ये सब प्रणाली के शुरुआत में ट्रेडिशनल परंपरागत भर्ती का आधार था, ठीक है। भारत में 1953